हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। तो देखिए मित्रों, आज हम अपना व्याकरण का बहुत ही शॉर्ट एक विधि लेके आएंगे, या हम ये कहें कि व्याकरण को लेकर के हम अपना अध्ययन बिंदु स्टार्ट कर रहे हैं, और वो अपना अध्ययन बिंदु है समास। तो मित्रों, मैंने आपको ये बताया था कि समास को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ये पढ़ें कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के शब्द कौन से होते हैं। इसी के साथ हमने ये पढ़ा था, या हमने ये बताया था कि समास को पढ़ने के लिए मित्रों हमें एक चीज़ का और ज्ञान होना चाहिए, वो है विशेषण। मित्रों, विशेषण के जो भी शब्द होते हैं, उन विशेषण के शब्दों से आप समास की छँटनी कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था मित्रों कि अगर आप संज्ञा के शब्द और विशेषण के शब्दों को आप अच्छी तरह से पहचान जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि आप क्रिया विशेषण के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो मित्रों, हमारे सामने समास को जानने के लिए, या हम सबसे छोटी से छोटी विधि के माध्यम से समास को पढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 शब्दों का होना आवश्यक है। और वो 3 शब्द हमारे सामने, एक तो मित्रों है संज्ञा, दूसरा है विशेषण। एक तो मित्रों हमारे सामने इसका ज्ञान होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के शब्द कौन से होते हैं। और फिर हमने ये बताया कि संज्ञा के साथ साथ एक विशेषण के शब्दों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और विशेषण के अलावा हम ये जानते हैं कि अगर इन दोनों का ज्ञान हो जाता है तो हम स्वाभाविक है कि क्रिया विशेषण के बारे में भी कुछ ना कुछ जानते होंगे। तो मित्रों, हम पिछले अध्ययन बिंदु तक हम इसके बारे में ये पढ़ चुके हैं कि ये जो शब्द होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं, और ये जो शब्द होते हैं ये अविकारी शब्द होते हैं। तो मित्रों, हम विकारी और अविकारी शब्दों को लेकर के हम पूरे के पूरे समास मात्र 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तो मित्रों, ये हम समास की जो विधि लेके आएंगे, मैं दावा कर सकता हूँ कि हमारे जो चुने हुए जो कुछ एक शब्द हैं, उन शब्दों के ऊपर आप विशेष ध्यान देंगे तो मैं दावा कर सकता हूँ कि मैं उस शब्द विशेष को लेकर के मैं यह दावा कर सकता हूं कि आपके सामने जिस प्रकार का भी समास पूछ लिया जाए तो आप उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मित्रों, कंपटीशन एग्जाम में हमसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि इस दिए गए शब्द में कौन सा समास है, या फिर दिए गए शब्द का सामासिक विग्रह होगा। तो इस प्रकार के जो कंफ्यूज पैदा करने वाले हमारे सामने जो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो मित्रों, उस सॉल्व करने की जो विधि है, उस विधि को लेकर के हम आ रहे हैं। तो इस विधि को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि हम संज्ञा को जानेंगे, विशेषण को जानेंगे, क्रिया विशेषण को जानेंगे, या फिर हम ये कहें कि विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो मित्रों, इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो मैं दावा कर सकता हूँ कि समास के जो भी मैं सूत्र बताऊंगा, या समास को सोल्व करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से आप पूरे के पूरे समास सॉल्व कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ समास के भेदों की चर्चा हम करेंगे नहीं, हम केवल समास को सॉल्व करने की विधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले समास लेवें, वो समास है अपना अव्ययी भाव समास। तो मित्रों, इस अव्ययी भाव समास को सोल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही शब्द होने चाहिए। वो शब्द मित्रों ये है कि पहला जो शब्द होता है ये होता है अवयव। अवयव का मतलब ये होता है मित्रों, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता। अगर ये अवयव के बाद में कोई संज्ञा का शब्द आ रहा है तो समझ लेना कि वो पूरा का पूरा शब्द अव्ययी भाव समास का ही होगा। तो इसको हम सोल्व करने के लिए, या इसको सूत्र के रूप में हम पेश करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी शब्द हमारे सामने आवे उस शब्द के हम टुकड़े करें। तो टुकड़े करने के बाद हमारे सामने पहला शब्द या पहला जो पद होगा वो या तो अवयव का होगा, अवयव हो सकता है, या फिर कोई उपसर्ग हो सकता है। अगर इस प्रकार का पहला पद हो और इसके बाद में कोई संज्ञा का शब्द हो तो वे पूरे के पूरे शब्द अव्ययी भाव समास के ही होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये उपसर्ग या अवयव के शब्द नहीं है तो मित्रों संज्ञा के बाद में संज्ञा शब्द भी हो सकता है। अब ये देखिए, आप ये कहेंगे कि सर संज्ञा तो एक प्रकार से क्या है, विकारी शब्द है। तो मित्रों, अगर संज्ञा के बाद में कोई संज्ञा का शब्द आ जाता है और वो समास का निर्माण करता है तो वो अवयव ही बनता है। क्या बनता है? अवयव ही बनता है। अगर कोई अवयव का भाव आ जाता है तो समझ लेना कि वो अवयव भाव का समास ही होगा। तो इस प्रकार से हम अवयवी भाव के समास के शब्दों में इस प्रकार से छँटनी कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का भी शब्द नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि संज्ञा का शब्द नहीं आ रहा है तो पहला पद भी अवयव का होगा और दूसरा पद भी अवयव का होगा। तो मित्रों, ये अवयवी भाव
समास के जितने भी शब्द हैं उन शब्दों की छँटनी करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये 3 सूत्र हैं। अगर ये 3 सूत्र किसी शब्द के साथ लागू होते हैं तो समझ लेना कि वो आपका अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है। जैसे मैं ये कहूँ, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने ले लिया प्रतिदिन। प्रतिदिन ये मित्रों क्या है, प्रति एक प्रकार से उपसर्ग है और उपसर्ग ही एक प्रकार से ये अवयव है। ये दिन क्या है, ये दिन मित्रों एक प्रकार का शब्द है। ऐसे ही मैं ये कहूँ यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति में ये यथा क्या है, ये मित्रों ये एक प्रकार से अवयव है। इस प्रकार या कोई भी उपसर्ग आए या फिर कोई अवयव पहले पद में हो और दूसरे पद में क्या हो, संज्ञा का कोई शब्द हो, तो इस प्रकार के शब्द होंगे तो समझ लेना कि वे अव्ययी भाव समास के ही होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी संज्ञा के बाद में कोई संज्ञा का शब्द आए। अगर इस प्रकार के कोई शब्द होते हैं तो मित्रों ये स्वाभाविक है कि वो क्या बनेगा, अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण होगा। जैसे मैंने ये लिख दिया हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो मित्रों इस प्रकार के जो संज्ञा के शब्द हैं, ये संज्ञा का शब्द रहा, ये संज्ञा का शब्द रहा। अगर दोनों शब्द संज्ञा एक साथ या दोनों पदों में संज्ञा एक साथ आती है तो उसमें कभी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो इसी को हम क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। और अवयव जब शब्द बन जाते हैं तो समझ लेना कि ये एग्जाम्पल अव्ययी भाव समास के ही होंगे। अब मित्रों हम बात करते हैं अगले समास की। अगले समास के बारे में हम बात करें, अगला समास हम लेके आए तत्पुरुष समास की। दूसरा नंबर का जो समास है मित्रों वो है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में मित्रों हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें कारकों का योगदान है। ये कारक के योग से बनते हैं, या 2 पद होंगे, एक पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। दोनों पदों का जब संयोग करते हैं तो यहाँ कारक चिन्ह की विभक्ति होती है वो बिल्कुल लोप हो जाती है। अगर ये लोप हो जाती है और दोनों पद आपस में मिल जाते हैं और दोनों पद मिलने के साथ हम ये कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास में ये जो पद होता है ये पद प्रधान होता है, ये प्रधान होता है और ये पहला जो पद होता है ये गौण होता है। और इसके आधार पर इनके बीच में हमें क्या दिखाई देगा, या तो हमें कारक चिन्ह दिखाई देंगे, कारक चिन्ह दिखाई देंगे। और ये कारक चिन्ह कौन कौन से होंगे मित्रों, जितने भी कारक हैं हमारे सामने, कारक की विभक्तियों के बारे में हमने, या हम ये कहें कि कारक की चर्चा हम पहले कर चुके हैं और कारकों के बारे में हमने ये पढ़ा था कि कारक के 8 प्रकार होते हैं। उन 8 प्रकारों में से आप 2 कारक को बाहर निकाल दो, एक तो संबोधन कारक को बाहर निकाल दो और बाकी एक है कर्ता कारक को बाहर निकाल दो। शेष बचने वाले जितने भी कारक होते हैं वो सारे के सारे तत्पुरुष समास में लागू हो जाते हैं। या हम ये कहें 2 पद होंगे, दोनों पदों में कारक चिन्ह विभक्ति का लोप होगा। और वे कौन कौन सी विभक्ति होंगी वो देखिए। पहला हम एग्जाम्पल लिखते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक की विभक्ति है मित्रों को विभक्ति है। अगर किसी 2 पदों के बीच में हम को विभक्ति को जोड़ते हैं तो समझ लेना कि वो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण बन जाता है। या हम ये कहें कि जो भी शब्द आए उन शब्दों के बीच में हम क्या करेंगे, दूसरे पद के साथ हम प्रश्न करेंगे किसको। अगर इसका तात्विक उत्तर हमें मिल जाता है, इसका हमें जवाब मिल जाता है तो समझ लेना कि वो तत्पुरुष समास कौन सा होगा, वो कर्म तत्पुरुष समास होगा। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं ये कहूँ हस्तगत, चिड़ी मार, इसके समास विग्रह कैसे होंगे, हाथ हस्त को गया हुआ, चिड़ी को मारने वाला, जेब कतरा, जेब को काटने वाला। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे सारे के सारे क्रम तत्पुरुष समास में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही हम दूसरे समास का या तत्पुरुष समास का दूसरा भेद के बारे में हम चर्चा करें, वो है मित्रों करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास की कारक विभक्ति होती है मित्रों, वो होती है से या फिर के द्वारा। अगर से और के द्वारा दोनों पदों के बीच में संयोग हो रहा है और दोनों के बीच में इस प्रकार के चिन्हों का लोप हो रहा है तो समझ लेना कि वो करण तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होगा। अगर हम किसी शब्द के साथ
ना किस से लगा करके हम प्रश्न पूछते हैं। अगर इसका सही जवाब मिल जाता है तो समझ लेना कि वो करण तत्पुरुष समास का ही एग्जाम्पल है। जैसे मैं उदाहरण लूँ, जैसे एग्जाम्पल है धर्मांध, धर्म से अंधा, आँखों देखी, आँखों देखी, आँखों से देखी। या हम ये कहें दूसरा, गुण युक्त, गुण से युक्त, भूख मरा, भूख से मरा, दयाद्र, दया से आद्र। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं, इस एग्जाम्पल में हम से विभक्ति का लोप कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन शब्दों के साथ हम किस से लगा करके प्रश्न पूछते हैं तो समझ लेना कि वो तत्पुरुष समास का कौन सा भेद बन जाएगा, वो करण तत्पुरुष समास का उदाहरण बन जाएगा। ऐसे ही हम अगले समास के बारे में या इसी का अगला पार्ट लेकर के हम बात करें, अगले इसका भेद लेकर के आए, वो है संप्रदान। संप्रदान जो कारक होता है, उस संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है मित्रों, वो होती है के लिए। ये क्या है? के लिए। अगर हम किसी शब्द के साथ एक प्रश्न करते हैं, किसके लिए, किसके लिए, अगर उसका सही जवाब मिल जाता है तो समझ लेना कि वो कौन सा होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ऐसे ही हम अगले समास के बारे में बात करें, वो है अपादान। अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। अगर अपादान तत्पुरुष समास के शब्दों की हमें छटनी करनी है तो समझ लेना उन शब्दों के बीच में या तो से कारक की विभक्ति का हमें लोप मिलेगा। इस से का मतलब होता है इसका अलग होना, या दो शब्दों में अलगाव दिखाई देगा। अगर हमें इस प्रकार की कंडीशन हमें दिखाई देती है, किसी शब्द में हमें कंडीशन दिखाई देती है जो उससे अलग हो जाता है, तो उसके उदाहरण हमारे सामने अगर आते हैं तो हम उनसे एक ही प्रश्न लगा करके प्रश्न करेंगे, किससे जुदा या किससे अलग। किससे अलग, जैसे मोहांध हो गया, मोह से अंध, मोह से अंधा है। इस प्रकार से वो अलगाव की प्रक्रिया या अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है तो समझ लेना कि वो क्या है, अपादान तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। ऐसे ही हम बात करें अगले तत्पुरुष समास का अगला भेद हम लेके आए संबंध। तो मित्रों संबंध के बारे में कारक में हमने ये पढ़ा था कि कारक में संबंध कारक जो होता है उसकी 9 विभक्तियाँ होती हैं, लेकिन हम यहाँ समास में, तत्पुरुष समास में 9 विभक्तियों का प्रयोग न करके हम 3 विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। वो 3 विभक्ति ये हैं। अगर किसी शब्दों के बीच में इस विभक्ति का लोप हमें दिखाई देता है तो समझ लेना कि वो संबंध तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होगा। जैसे हम ये कहें किसी भी शब्द के साथ हम एक प्रश्न लगा के उत्तर ढूंढने का प्रयास करें और वो है किसका। अगर इसका हमें जवाब मिल जाता है तो हम उस शब्द को लेकर के कह सकते हैं कि ये किसका उदाहरण है। मित्रों वो उदाहरण होगा अपना संबंध तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होगा। अगला हम इसी तत्पुरुष समास का अगला भेद लेके चलें, वो है अधिकरण। तो मित्रों अधिकरण जो कारक होता है, अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है में या पर। तो मित्रों इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये में और पर है, ये स्थान का बोध करवाएगा। अगर किसी शब्द में स्थान का बोध करवा रहा है या कहाँ लगा करके हम प्रश्न ढूंढने का या कहाँ प्रश्न लगा करके उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो समझ लेना कि वो ही शब्द किसका है। वो शब्द तत्पुरुष समास में कौन सा हो जाएगा, ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों कारक चिन्ह की विभक्तियों का लोप जब हो जाता है तो तत्पुरुष समास के 6 उदाहरण या 6 भेद हमारे सामने इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब हम बात करें कुछ एक तत्पुरुष समास के शब्द ऐसे भी हैं या कुछ एक उदाहरण ऐसे भी हैं जिसमें कुछ एक शब्दों के साथ साथ कुछ पदों का लोप हो जाता है, और लोप होने के साथ उन समास को कहा जाता है कि लुप्त पद समास। ये क्या है? लुप्त पद समास। इसका मतलब मित्रों ये है कि दो पदों के बीच में पूरा का पूरा पद ही गायब हो जाता है। अगर इस प्रकार का शब्द हमें दिखाई देता है तो समझ लेना कि वो लुप्त तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होगा। जैसे हम शब्द लेते हैं, जैसे मालगाड़ी, रेलगाड़ी। इसका विग्रह करें हम, रेल पर चलने वाली गाड़ी। हमने कह दिया रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो मित्रों हम इस शब्द में 2 ही
भाग हैं। एक तो ये रहा रेल और ये रहा गाड़ी, बीच में ये पूरा का पूरा पद ही गायब हो जाता है। तो इस प्रकार के पद गायब हो जाते हैं तो वे समास तत्पुरुष समास में एक भेद बन जाता है, वो है लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसके अलावा इसका एक भाग और होता है या इसका एक भेद और होता है, वो मित्रों ये होता है कि किसी भी शब्द के शुरुआत में ये ए लग जाए और उसके बाद में कोई संज्ञा का शब्द आए तो समझ लेना, या फिर कोई अन्य शब्द आए तो ये समझ लेना कि उसमें नकारात्मक भाव नज़र आएगा। अगर इस नकारात्मक भाव के साथ इसका प्रयोग हो रहा है तो समझ लेना कि वो नंज तत्पुरुष समास होंगे। नंज का मतलब होता है मित्रों नहीं। अगर किसी शब्द में नहीं का भाव प्रकट होता है तो समझ लेना कि वो तत्पुरुष समास का ही भेद हो जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल अकाज, अकार्य, इस प्रकार की जो उदाहरण होते हैं, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिसके शुरुआत में ये क्या लग जाता है, ये ए लग जाता है, तो समझ लेना कि ये ए नहीं का भाव प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार के शब्द होते हैं तो मित्रों वे हमारे सामने तत्पुरुष समास में नंजिप तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं तत्पुरुष समास का ही एक महत्वपूर्ण भेद है, वो है क्रमधारी तत्पुरुष समास। तो मित्रों क्रमधारी तत्पुरुष समास होता है, ये एग्जाम्पल में या कंपटीशन एग्जाम में हमसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। तत्पुरुष समास का एक भेद होता है जिसका नाम है क्रमधार्य तत्पुरुष समास। क्रमधार्य तत्पुरुष समास। तो मित्रों हमने ये कहा कि ये क्रमधार्य तत्पुरुष समास इसी का भेद है, और इसका मतलब तत्पुरुष समास का मतलब ये है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद का मतलब किसी शब्द के ऐसे शब्द जिसमें ये दो भाग हो गए, ये प्रथम पद आ गया और ये हो गया दूसरा पद हो गया, इसकी प्रधानता रहेगी। तो होगी तो कैसे होगी, तो क्रमधारी समास की हम छटनी कैसे करेंगे। तो मित्रों इसको ये देखना कि क्रमधारी जो समास होंगे वो किस प्रकार से होंगे। तो मित्रों हमने कहा कि संज्ञा के शब्द होंगे या फिर किसके होंगे, विशेषण के शब्द होंगे। इस प्रकार के दो शब्द हो जाते हैं तो समझ लेना कि वो क्रमधारी समास में भी आ सकते हैं। तो वो कैसे आएंगे, देखिए मित्रों पहले वाला जो शब्द होगा, ये जो शब्द होगा वो किसका होगा, वो असंख्यावाची विशेषण होगा। क्या होगा, असंख्यावाची विशेषण होगा। असंख्यावाची विशेषण क्यों कहा हमने, क्योंकि मित्रों इसमें संख्या वाले विशेषण नहीं आने चाहिए। विशेषण के भेद होते हैं मित्रों, 5 होते हैं। उन 5 भेद, वैसे मुख्य रूप से 4 होते हैं, लेकिन हमने 5 भेद के बारे में बताया था। तो असंख्यावाची का मतलब ये है कि संख्यावाची जो विशेषण है वो विशेषण के शब्द नहीं आने चाहिए। इसके अलावा कुछ भी विशेषण के शब्द आ जाएँ वो किस में आएंगे, प्रथम पद में आएंगे, और उसके बाद में मित्रों दूसरा पद संज्ञा का होगा। अगर इस प्रकार के एग्जाम्पल हमें दिखाई देते हैं तो समझ लेना कि वो क्रमधार्य तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होगा। एक तो मित्रों ये, अगर इस प्रकार का एग्जाम्पल नहीं मिलता है तो हमें यह भी दिखाई दे सकता है कि पहला पद भी विशेषण होगा और दूसरा पद भी विशेषण होगा। अगर इस प्रकार के दोनों पदों में विशेषण के शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना कि वो क्रमधार्य तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होगा। अगर फिर भी हमें ये दिखाई नहीं देता है तो मैं ये कहूँगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य पढ़ने वाले जितने भी एप्लीकेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, वो एक शब्द को अच्छी तरह से जानते होंगे, वो है अलंकार। तो मित्रों हम अलंकारों के बारे में बात करें तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास में 2 अलंकार मुख्य होते हैं, एक है उपमा अलंकार और दूसरा है रूपक अलंकार। अगर किसी शब्द में इस अलंकारों की प्रधानता है तो समझ लेना कि वो क्या है, तत्पुरुष समास ही होगा। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसको लेकर के हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि हमने बताया कि 2 पद होंगे, 2 पद में पहला पद कौन सा होगा, पहला पद होगा मित्रों उपमान का होगा, उपमान, और दूसरा पद होगा उपमेय। इसका मतलब ये है मित्रों, ये तो एक प्रकार से उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है और उसी प्रकार का एग्जाम्पल रूपक अलंकार में आ जाता है। जैसे हम ये कहें उपमान का मतलब होता है जिसके साथ तुलना की जाती है। इसका मतलब क्या है, जिसके साथ तुलना की जाती है। और उपमेय का मतलब ये होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी
तुलना की जाती है। जैसे मैंने ये कह दिया, एक एग्जाम्पल ले दिया, जैसे नील कमल है, हमने एग्जाम्पल ले लिया नील कमल। नील कमल, ये नीला क्या है? नीला तो मित्रों ये विशेषण है। नीला क्या है? ये तो विशेषण है। और ये कमल क्या है मित्रों? ये कमल है संज्ञा का शब्द। अगर इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं, पहला वाला पद होता वो विशेषण का होगा और दूसरा पद क्या होगा? ये संज्ञा का ही होगा। अगर इस प्रकार के शब्द होते हैं तो समझ लेना कि वो कर्मधारय समास के ही उदाहरण होंगे। तो मित्रों, ये जो हमारे जो सूत्र हैं, ये असंख्यावाची विशेषण के बाद ये तो होंगे, पहले पद में होंगे और दूसरे पद में क्या होगा? ये संज्ञा का शब्द होगा। अगर यह नहीं मिलता है तो आप ये मान लीजिए कि पहला पद भी विशेषण होगा और दूसरा पद भी विशेषण होगा। अगर इस प्रकार के दोनों पद आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं दोनों पदों में विशेषण के शब्द आ जाते हैं। अगले समास के बारे में, अगला समास हम लेवें द्विगु समास लेवें। तो मित्रों, द्विगु समास के साथ हम द्वंद्व समास को भी पढ़ सकते हैं। अगला हमारा समास है, तीसरा नंबर का जो समास है वो है द्विगु समास। द्विगु समास। तो मित्रों, हमने ये बताया कि तत्पुरुष समास में असंख्यावाची विशेषण को हमने बाहर निकाल दिया था और बाकी जितने भी विशेषण के प्रकार थे वो उसमें शामिल कर लिए थे। लेकिन हम असंख्यावाची विशेषण को मतलब असंख्यावाची विशेषण को हमने शामिल कर लिया था, किसमें? तत्पुरुष समास में, और संख्यावाची विशेषण को हमने बाहर निकाल दिया था। तो मित्रों, वो ही संख्यावाची विशेषण यहाँ शामिल हो जाएगा। संख्यावाची विशेषण, पहला पद तो ये होगा और दूसरा पद क्या होगा? ये संज्ञा का शब्द होगा। अगर इस प्रकार के शब्द हमारे सामने किसी प्रकार से भी आ जाएं तो वे सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होंगे? द्विगु समास के होंगे। तो मित्रों, ये एक बात का विशेष ध्यान रखना है, द्विगु समास में हमने ये कहा कि पहला पद क्या होगा? वो संख्यावाची होगा, संख्यावाची शब्द होगा। और दूसरा शब्द क्या होगा? दूसरा शब्द मित्रों ये संज्ञा होगा। जैसे तिराहा, चौराहा, शताब्दी, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं वो द्विगु समास में होते हैं। हमने कहा कि संख्यावाची विशेषण होना चाहिए। अब देखिए संख्या कौन कौन सी होंगी मित्रों? संख्या मित्रों ये होंगी द्विगु समास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 तक ये संख्या होंगी पहले शुरुआत में। और उसके बाद में इसी के साथ साथ ये क्या है? 9 के बाद में हम लिखे 19 29 39 49 59 69 79 89 99। इसके बाद में 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ये 100। अगर ये संख्या शुरुआत में आ जाती हैं, ये संख्या शुरुआत में आ जाती हैं तो समझ लेना कि वे संख्यावाची विशेषण के होंगे। और बाकी इनको छोड़ करके जो शेष संख्या होती है, शेष संख्या होगी, संख्या जो भी होगी वो सारे के सारी संख्या किस में शामिल हो जाएगी? वो संख्या शामिल हो जाएगी द्वंद्व समास में शामिल हो जाएगी मित्रों, द्वंद्व समास में। तो इस प्रकार से हम संख्याओं में संख्यावाची विशेषण को लेकर के हम बात करें कि जो संख्या, ये जो संख्या मित्रों ये तो शामिल हो जाएगी द्विगु समास में, और बाकी बीच की जो संख्या है वो हमारी किस में शामिल हो जाएगी? द्वंद्व समास में शामिल हो जाएगी, द्वंद्व समास में। या हम कहें ये द्वंद्व समास में चली जाएंगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्विगु समास का मतलब ये है कि पहला पद संख्यावाची होगा और संख्यावाची में ये जो संख्याएं होंगी और उसके बाद में संज्ञा का शब्द होगा, तो समझ लेना कि वो क्या कहलाएंगी? वो द्विगु समास के उदाहरण कहलाएंगे। अब मित्रों हम बात करते हैं अगले समास की, और अगला समास है अपना द्वंद्व समास। एक तो हमारा द्वंद्व समास के बारे में ये हो गया कि बीच की जो संख्या होंगी वो सारी की सारी संख्या किस में शामिल हो जाएंगी? वो द्वंद्व समास में हो जाएंगी। अब इसके अलावा द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व का मतलब होता है मित्रों विरोध या एक दूसरे का विपरीत। द्वंद्व समास
द्वंद्व समास में जो भी शब्द होंगे, दो पद होंगे, पहला पद ये, दूसरा पद ये दोनों आपस में किस प्रकार के होंगे? ये विलोम शब्द जैसे होंगे। ये किस प्रकार के होंगे? विलोम शब्द जैसे होंगे, या विलोम लगने वाले शब्द होंगे, या विलोम जैसे शब्द हमें दिखाई देंगे। अगर इस प्रकार के शब्द हमें दिखाई देते हैं और इसके साथ पहला जो पद होता है, पहला पद होता है, उस पहले पद में अगर संख्या आती है, और संख्या कौन सी होगी मित्रों? संख्या वो ही होगी जिसके बारे में हम एग्जाम्पल के तौर पर द्वंद्व समास में हम द्विगु समास में हम पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार की संख्या, उन संख्या को बाहर निकाल देंगे और जो बीच की संख्या होगी वो सारी की सारी द्वंद्व समास में शामिल हो जाएगी। अब इसके अलावा हम ये कहें कि दोनों पदों को जोड़ने के लिए, इन दोनों पदों को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? या तो हम और का इस्तेमाल करेंगे, या तथा लगाएंगे, या फिर वा लगाएंगे, या फिर या लगाएंगे, या फिर अर्थार्थ लगाएंगे, या फिर इत्यादि लगाएंगे, या फिर आदि लगाएंगे। ये मित्रों इत्यादि और आदि है, ये दोनों पद के लास्ट में लगेंगे, और बाकी ये जो तीन भाव है या ये जो अवयव शब्द हैं, ये दोनों पदों के बीच में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन अगर किसी शब्द के साथ होती है तो समझ लेना कि वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। और इसी के साथ हम कहें कि द्वंद्व समास में दो पद होंगे और दोनों पदों के बीच में ये योजक चिन्ह जरूर होगा। क्या होगा? योजक चिन्ह होगा। अगर योजक चिन्ह जहाँ भी आ रहे हैं तो समझ लेना बहुत सारे शब्द वो द्वंद्व समास में शामिल हो जाते हैं, और कुछ एक शब्द हमारे अवयवी भाव समास में शामिल हो जाते हैं। अवयवी भाव समास में कहाँ शामिल होंगे? जब दो संज्ञा के पद आपस में मिलेंगे, या दो संज्ञा, पहले पद में भी संज्ञा होगी और दूसरे पद में भी संज्ञा होगी। अगर इस प्रकार की कंडीशन होगी तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग जरूर किया जाएगा। तो वे उदाहरण भी कहाँ होंगे? वे उदाहरण भी उसी में चले जाएंगे, अवयवी भाव समास में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से मित्रों हम अपना लास्ट पढ़ें, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के बारे में मित्रों हम ये कह सकते हैं, बहुव्रीहि समास अगला है बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास को आप ये समझिए कि जितने भी योग रूढ़ शब्द हैं, जितने भी योग रूढ़ शब्द हैं, और वो योग रूढ़ अगर अलग अर्थ निकाल रहे हैं या अलग अर्थ निकाल रहे हैं तो समझ लेना कि वे बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। योग रूढ़ का मतलब पहला एक पद ये भी हो गया, दो पद होंगे, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। ये शब्द भी रूढ़ है और ये भी रूढ़ है। जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल जाते हैं, दोनों के मिलने के बाद में कोई अलग अर्थ निकालते हैं तो समझ लेना कि उसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होगी, किसी भी पद की प्रधानता नहीं होगी। तो इसका मतलब है बहुव्रीहि समास में दो पद होंगे, दोनों पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, दोनों का संयोग करेंगे तो उसका अलग अर्थ निकलेगा, और अलग अर्थ निकलता है तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने ले लिया गजानन, तो गजानन के हम टुकड़े करें तो इसका मतलब हो गया गज प्लस आनन। इसमें दो पद हो गए, न तो ये स्वतंत्र है न ये स्वतंत्र है, ये भी रूढ़ है ये भी रूढ़ है, दोनों को हमने मिलाया तब ये शब्द बना गजानन, और गजानन का मतलब होता है गणेश। तो मित्रों इस प्रकार से दो पदों को मिलाने के बाद में कोई भिन्न अर्थ निकलता है, तो इस प्रकार के शब्द हमारे सामने होते हैं, वे बहुव्रीहि समास के होते हैं। और बहुव्रीहि समास में मुख्य रूप से हम पर्यायवाची शब्दों को शामिल करते हैं। पर्यायवाची शब्द जितने भी होंगे वे पर्यायवाची शब्द हमेशा बहुव्रीहि समास के होंगे। तो मित्रों इस प्रकार से हम समासों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया है तो मित्रों हम समास के प्रत्येक समास को लेकर के या पद के प्रधानता के आधार पर प्रत्येक समासों के हम भेद करके हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और अगर यह समझ में आ गया है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक अनुरोध करूँगा कि आप अधिक से अधिक कमेंट्स करें, या जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से शुक्रिया चाहूँगा। धन्यवाद।